नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक कदम सबके साथ में। मित्रों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम इस चैनल के माध्यम से नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर और पीजीटी और पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आप इसी में से किसी एक भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये चैनल सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे आपको सभी ऑथेंटिक बुक से और प्रैक्टिस सेट कराते हैं और थ्योरी भी साथ में लाते हैं। इस समय हम आपको डॉक्टर नगेंद्र का इतिहास पढ़ा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, जिसकी आज 14वीं क्लास है। तो अब तक की क्लास आपने नहीं देखी है तो उन्हें देख लीजिएगा पहले, उसके बाद में इस क्लास को ज़रूर देखें। ओके, अब तक हमने आदिकाल में पढ़ा है, आदिकाल की सभी रचनाएं और रचनाकारों को जाना है। आज की क्लास में हम लौकिक साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य को हम पढ़ेंगे आदिकाल का। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। आप लोग कह रहे थे कि कंटिन्यू करिए मैम, तो कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब जो है हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि लौकिक साहित्य क्या होता है। देखिए, लौकिक साहित्य जो है गद्य विधा में या पद्य विधा में लिखा गया है आदिकाल में। तो समझते हैं, हम इसे पढ़ते ही चलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से बुक में लिखा है हम उसी तरीके से इसको समझेंगे और फिर बाद में इसके नोट्स जो हैं वो हम पढ़ेंगे। ओके, तो क्या लिखा है? आदिकाल में पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप से लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। तो आदिकाल में जो है स्वच्छंद रूप से लौकिक साहित्य लिखा गया है। यहाँ हम आदिकाल में उपलब्ध सभी लौकिक काव्यों का परिचय देकर इस स्वच्छंद धारा की प्रवृत्ति को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके, तो लौकिक साहित्य क्या है? जो लोक से जुड़ा है। लोक मतलब जो आपका ग्रामीण क्षेत्र होता है उससे जुड़ा हुआ है, लौकिक है। ठीक है, जिसमें अलौकिक बात नहीं की गई है। ओके, तो ये है लौकिक साहित्य आपका। तो रचना यहाँ पे दी गई है ढोला मारूरा दुहा, जिसके बारे में कई बार पूछा गया है। देखिए, थ्योरी पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका और सबसे जो है क्या होता है आपका, अगर आप थ्योरी पढ़ते हैं तो आपके सभी फैक्ट क्लियर होते जाते हैं। ओके, और एग्जाम में कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे राइट हो जाता है। ओके, तो ढोला मारूरा दुहा जो है ये 11वीं सदी में लिखी गई है। इसके रचनाकार जो है कौन है? ढोला मारूरा दुहा 11वीं शताब्दी में रचित यह एक लोक भाषा काव्य है। दुहा घना पुराना अच्छे पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर ही संकेत करती है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश राजस्थान में यह काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। इस संवाद में यह कथन प्रसिद्ध है, सो रठियो दूहो भलो भली मरवण की रिवात, जोवन छाई धड़ भली तारा छाई रात। तो आप इससे समझ सकते हैं ये ढोला मारूरा दुहा जो है राजस्थान क्षेत्र में लिखा गया है, राजस्थानी क्षेत्र इसमें लिया गया है। ओके, आगे देखेंगे, जो ढोला मारूरा दुहा है इसके रचनाकार कुशल लाभ हैं। ठीक है, तो कहीं कहीं पे इनको कल्लोल नाम भी दिया गया है, ये भी आपको स्पष्ट याद रखना है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल लाभ वाचक ने कुछ चौपाइयों को जोड़कर विस्तार दिया। इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था तथा पूगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाड़ी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि पूगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए थे, तभी पिंगल की रानी ढोला पर रीझ गई थी और उसने मारवाड़ी से उसका विवाह कर लिया। जब ढोला बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवाड़ी से हो गया। इस पर मारवाड़ी दुखी रहने लगी। उसने डाड़ियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजा। मालवाड़ी के प्रयत्न से बहुत समय तक ढोला को वह संदेश न मिल सका, किंतु अंत में मारवाड़ी अपने उद्देश्य में सफल हुई और दोनों के पुनर्मिलन का समय आया। यह
लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा आदिकाल श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउलवेल के कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन की जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको ढोला मारू राह दुआ की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त हुई। तो यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन और बनता है कि जो आपकी यहाँ पे दी गई है राउलवेल को आगे बढ़ाया है किसने? ढोला मारूरा दुहा रचना में आगे बढ़ाया गया है। राउलवेल भी एक लौकिक काव्य कहा जाएगा। ओके, तो आगे देखिए, ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मालवाड़ी और मारवाड़ी के विरह वर्णन हृदय पर स्थायी प्रभाव डालते हैं। ढोला मारूरा दुहा का मूल रूप दोहों में मिलता है। यह दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, वह आगे जाकर बिहारी के काव्य में प्रतिफलित हुए हैं। मारवाड़ी के वियोग और संयोग के चित्रों इन दोहों में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं, जबकि बिहारी के दोहों की नायिका के संयोग एवं वियोग चित्रों में कला पक्ष की प्रधानता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ मिश्र आदि विद्वानों ने इस काव्य के भाव गंभीर को परिष्कृत लोक रुचि का प्रतीक माना है। तो ये थी आपकी ढोला मारूरा दुहा, जिसके बारे में हमने यहाँ पे जाना। ढोला मारूरा दुहा कुशल लाभ की रचना है, दोहों में रचित है, लौकिक साहित्य है, समय है 11वीं सदी। नेक्स्ट है आपका जयचंद प्रकाश और जयमंग जसतंत्रिका। इन कृतियों का राठौरा ख्यात में उल्लेख मिलता है, किंतु अभी तक ये उपलब्ध नहीं हुई है। कहा जाता है कि प्रथम कृति की रचना भट्ट केदार नामक कवि ने की थी। जयचंद प्रकाश जो है भट्ट केदार के द्वारा लिखी गई है और जयमंग जसचंद्रिका मधुकर कवि के द्वारा लिखी गई है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह एक महाकाव्य था, जिसमें महाराज जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। इसी प्रकार की दूसरी कृति जयमंग जसचंद्रिका की रचना मधुकर कवि ने 1186 में की थी। ये दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं, किंतु राठौरा ख्यात में यह उल्लेख मिलता है कि दयाल दास ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर कन्नौज तक का वृत्तांत लिखा था। अतः इन कृतियों की रचना तो अवश्य हुई होगी, किंतु ये सुरक्षित नहीं रह सकी। तो ये थी जयचंद प्रकाश और जयमंग जसचंद्रिका। एक तो भट्ट केदार ने लिखी है और दूसरी मधुकर कवि ने लिखी है। तो ये दोनों ही रचनाएं आपको याद रखनी है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आती है आपकी वसंत विलास। वसंत विलास जो है, इसमें आपको पता चलेगा कि इसके बारे में क्या बताना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के शब्दों में यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। सर्वप्रथम यह रचना हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 में प्रकाशित हुई थी। श्री केशवलाल हर्षद राय ध्रुव इसके प्रथम संपादक थे। इन्होंने 1451 ईस्वी की एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। इस ग्रंथ कृति की रचना का काल 1451 ईस्वी से पूर्व होना चाहिए। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण देकर यह मत निर्धारित किया है। यह रचना अधिक से अधिक विक्रमीय 14वीं सदी के मध्य ईस्वी 13वीं सदी की होनी चाहिए। ऐसा किसने कहा है? माता प्रसाद जी ने कहा है बसंत विलास के लिए। लेकिन इसके रचनाकार कौन है, ये जो है स्पष्ट नहीं पता चल पाया है। ओके, लेकिन ये एक लौकिक साहित्य है, इसका पता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है कि जैसे ढोला मारूरा दुहा है, राउलवेल है, जयमंग जसचंद्रिका है, बसंत विलास है, इनमें से कोई भी रचना रख दी जाएगी और पूछा जाएगा कि लौकिक साहित्य कौन सा है या नहीं है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ओके, तो इस कृति के रचयिता का पता नहीं चल सका है। इसमें 84 दोहों में बसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। इस काव्य में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्नत स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है। आदिकाल को विद्वान ने अब तक वीर गाथाओं और धार्मिक उपदेशों का ही युग माना था। वसंत विलास ने राहुलवेल की श्रृंगार भावना की चरम सीमा पर पहुंचा दिया था। इस काव्य के सरस वर्णनों को पढ़कर सूर्य की श्रृंगार भावना या उसके पश्चात रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिकता साहित्य में अचानक आ जाने वाली प्रवृत्ति नहीं रह जाती, और न उसके लिए संस्कृत साहित्य में परंपरा की खोज करना ही आवश्यक प्रतीत होता है।
इस कृति में आदिकाल के जनजीवन का वह सरस पक्ष उभरता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल शायद तलवारों की झंझनाहट के अधिक के कारण नहीं सुन पाए थे। स्त्री पुरुष प्रकृति तीनों में अजस्ट बहती मदोन्मत्ता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है वैसा रीतकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर सकते हैं। एक और कोकिल कुंजन, दूसरी ओर पति युक्त युवतियों का विलास, जिसे देखकर विदुर उन जन तथा वियोगिनी नारियां किशोर मदन का मदिरा कुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती हैं। कवि लिखता है, इड पर कोयली कुजई पुंजई युवती मनोर विधुर वियोगिनी धुंजई कुंजई मयड़ किशोर। तो इस तरीके से इसमें जो है पंक्तियां दी गई हैं। आइए अब हम जो देखते हैं खुसरो की पहेलियों के बारे में बात कर लेते हैं, जो सबसे अंतिम आदिकाल के सबसे अंतिम रचनाकार माने जाते हैं खुसरो, और यहीं से जो है खड़ी बोली का प्रयोग माना जाता है। खड़ी बोली का जो है विकास जो हुआ है यहीं से इन्हीं से माना जाता है। तो देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुसरो का जन्म जो है 1255 से 1324 के मध्य है। तो आपको ये स्पष्ट याद रखना है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का ही ऑथेंटिक माना जाता है जन्म समय, कहीं भी किसी एग्जाम में पूछा जाए। 1255 से 1324 ने 1283 ईस्वी के लगभग रचना आरंभ की थी। उनका जन्म एटा के पटियाली गांव में हुआ था। कहा जाता है कि वे बड़े विनोदी और सहृदय व्यक्ति थे। जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां और मुकरियां लिखी हैं, तो इन्हें मनोरंजन का भी कवि कहा जाता है। आदिकाल में मनोरंजन की रचनाएं लिखने वाले जो रचनाकार हैं वो अमीर खुसरो ही हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले ये पहले कवि हैं। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, अब यहाँ पे लिखा है तो पूछा भी जा सकता है कि 100 है, जिनमें अब 20-21 ही उपलब्ध है। खाली कवारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखने, गजल आदि उनमें अधिक प्रसिद्ध हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अमीर खुसरो नामक कई व्यक्ति हुए, अतः इन सब रचनाओं को पहली कार अमीर खुसरो की रचनाएं मानना एक भ्रम है। कुछ भी हो, आदिकाल में जो अमीर खुसरो हुए थे उनकी पहेलियां और मुकरियां ही प्रसिद्ध हैं, जिनमें मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग्य एक साथ देखने को मिलते हैं। अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनके पहेलियां साहित्य के इतिहास का सदा एक महत्वपूर्ण अंग रहेगी। वस्तुतः उनके काव्य में खड़ी बोली काव्यधारा बनने का सबसे सफल प्रयास कर रही थी। उनकी भाषा के ऐतिहासिक महत्व को समझने के लिए एक पहेली यहाँ प्रस्तुत है। तरवर से एक तिरिया उतरी, उनने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बूझे पहली गोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, अपने नाम न बोली। तो ये यहाँ पे क्या है, निवोरी। निवोरी मतलब जो नीम का पेड़ होता है उसका जो फल होता है उसके आधार पर ही ये जो है पहले लिखी गई है। पहली रचना की इस शैली का हिंदी काव्य में आगे विस्तार नहीं हुआ, किंतु रहस्य प्रवृत्ति के विकास पर उसका प्रभाव अवश्य पड़ा। चमत्कार और कौतूहल की प्रवृत्तियां भी खुसरो की प्रेरणा में हिंदी काव्य में विशेष स्थान पाने लगी। फलता रीत काल में कौतूहल काव्यों की एक लंबी परंपरा चली, जिसका अभी तक किसी ने अध्ययन नहीं किया है। तो ये था लौकिक साहित्य, जिसमें अंत में अमीर खुसरो भी आते हैं। अब हम चलते हैं गद्य साहित्य की तरफ। ठीक है, तो गद्य साहित्य में क्या है देख लेते हैं, और आदिकाल का ये अंतिम चरण है। ओके, आदिकाल में काव्य रचना के साथ साथ गद्य रचना की दिशा में भी कुछ स्फुट प्रयास लक्षित होते हैं। राउलवेल, जिसे चंपू काव्य कहा जाता है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर इस संदर्भ में उल्लेखनीय रचनाएं हैं। राउलवेल यह एक शिलांकित कृति है, जिसका पाठ मुंबई के प्रिंस और वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया है। विद्वानों ने इसका रचनाकाल 10वीं शताब्दी माना है। यह कहीं कहीं पे 11वीं भी लिखा है, कहीं कहीं पे 10वीं भी लिखा है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राहुल नायिका के नक्सिक वर्णन के प्रसंग में हुई है। तो यहाँ से सबसे प्रथम जो है नक्सिक का वर्णन होता है। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि गद्य और पद्य क्या है। तो जो न्यू व्यूअर हमारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि गद्य और पद्य जो होता है, गद्य होता है उसको हम पढ़ते हैं, जैसे कहानी है, ठीक है, निबंध है। लेकिन पद्य जो कविता आपकी, पद्य जिसको गाया जाता है। ओके,
आरंभ में कवि ने राहुल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया और फिर गद्य का प्रयोग किया। जो आरंभ है वो जो नायक है उसके वर्णन का किया गया है, उसके सौंदर्य का वर्णन किया गया है, तो इसमें आरंभ में पद्य दिया गया है। इस कृति का रचयिता रोडा नामक कवि माना जाता है। राउलवेल में हिंदी में नक्सिक वर्णन की श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा जो है हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। इसकी भाषा में हिंदी के 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं, जिसमें राजस्थानी प्रधान है। कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राहुल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप से में जितनी सुंदर है उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भाव दशा भी है। रोडा ने उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके उसके रूप वर्णन को प्रभावशाली बना दिया है। कवि ने गद्य में भी अलंकारिक भाषा का कितनी सफलता से प्रयोग किया है, इसका एक उदाहरण देखिए। एक गौड़ तू एक को पन और वर को तव सऊ या बालई जड़ुन मालवीय दोसहु आवंतु आंबे देव जाऊं आपड़ा हथि आरव भूले यहाँ अमारई दुभगी खौप हरि भाई। तो यहाँ पे ये अपभ्रंश की ही भाषा दी गई है मित्रों, तो इसको पढ़ना थोड़ा उच्चारण करना थोड़ा टफ हो जाता है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम खड़ी बोली को पढ़ते हैं ना कि अपभ्रंश को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो है ये अपभ्रंश की भाषा को दिया गया है। अब आती है आपकी उक्ति व्यक्ति प्रकरण। महाराज गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इस पुस्तक की रचना की थी। गोविंद चंद्र का शासनकाल 1154 माना जाता है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्द में उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा आदि पर अच्छा प्रकाश पड़ता है। तो आगे हैं डॉक्टर मोतीचंद जी भी डॉक्टर द्विवेदी के मत का समर्थन करते हैं। इस ग्रंथ की भाषा का एक उदाहरण इस प्रकार है। वेद पढ़ब स्मृति अभ्यास पुराण देखब धर्म करब। तो इसमें ये जो पंक्ति है किसकी है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण की है। इसमें गद्य और पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली के प्रयोग की बढ़ती हुई प्रवृत्ति का पता चलता है। हिंदी व्याकरण की ओर उस समय ध्यान दिया जाने लगा था, वह भी इस पुस्तक में सिद्ध होता है। तो इसे एक व्याकरण ग्रंथ भी कहा जा सकता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण को। फिर आती है आपकी वर्ण रत्नाकर, जो मैथिली भाषा में लिखी गई है। मैथिली भाषा की रचित या रचना जो है ज्योतिषर ठाकुर जो है उन्होंने लिखी थी। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी और पंडित बबुआ मिश्र के संपादन में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में से प्रकाशित हो चुकी थी। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतानुसार इसकी रचना 14वीं शताब्दी में हुई होगी। इसका लेखक ज्योतिषर ठाकुर नामक मैथिली कवि था और यह मैथिली भाषा की ही रचना है। इसकी भाषा में कवित्व, अलंकारिक तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियाँ मिलती हैं। गद्य में नायिका का वर्णन करते हुए ज्योतिषर लिखते हैं, उज्ज्वल कोमल लोहित सम सुंतल सालंकार पंचगुण संपूर्ण चरण अखटिन सुकुमार गजहस्त प्राय जानु युगल पीन मांसले कुर्म पृष्ठाकार श्रेणी गंभीर दक्षिणावर्त मंडलाकृति नविक्षीण सुकुमार वलित तीन गुण समन्वित पुष्टि ग्राहवे कर्ण्य श्याम सदृश सुकुमार सूक्ष्म सुवेश देख छय गुणे संपूर्ण कोमलता पुन कवसनी नायिका कामदेवक नाम नगर आयसन शरीर निष्कलंक चांद आयसन मुँह कंदलम खंजीरीर ऐसन लोचन यमुना का तरंग ऐसन भुजय। तो ये पंक्ति जो दी गई है इसमें कुछ मैथिली का पुट होगा जरूर, जब तो इसको मैथिली भाषा की रचना कही गई है। इन पंक्तियों से वर्ण रत्नाकर एक शब्द कोश सा प्रतीत होता है, किंतु सौंदर्य ग्रहणी प्रतिभा भी साथ ही साथ स्पष्ट प्रभाव दिखा रही है। हिंदी गद्य के विकास में राउलवेल के पश्चात वर्ण रत्नाकर का प्रयोग भी का योगदान भी कम नहीं कहा जा सकता। निश्चय ही इन कवियों के बीच के समय में भी गद्य रचनाएं लिखी गई होंगी, परंतु विभिन्न कारणों से अब वे उपलब्ध नहीं हैं। अब आगे हम देख लेते हैं आदिकाल की प्रमुख उपलब्धियां। तो शायद यहाँ पे जो है ये क्लियर नहीं दिख रहा है ये पेज फ्रेंड। तो ये जो है आज की क्लास मित्रों हम यहीं पे एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम आदिकाल की उपलब्धियों को पढ़ेंगे और उसी के साथ साथ हम जो है आदिकाल को संपूर्ण रूप से पढ़ लेंगे डिटेल से और पूरा विस्तार से समझ लेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, और फिर हम जो है भक्तिकाल की तरफ आगे बढ़ेंगे डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास से। तो आप लोगों को बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में
अगर टाइम मिला या समय मिला तो हम आपके लिए 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट भी लेके आएंगे, और या तो फिर हम 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मित्रों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।